बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है चाइना में बेसी भारत की नेवी ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर हमला किया, चोला एम्पायर अलिफ लैला। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चीन के शाही दरबार में भारत के चोल साम्राज्य के दूतों को एक भयानक बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उन्हें बताया गया कि उनका महान सम्राट राजेंद्र चोल एक छोटे से मलेशियन राजा का जागीरदार है। ये एक ऐसा अपमान था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। राजाओं के लिए परसेप्शन सब कुछ होता है, इसलिए वो इग्नोर नहीं करते, निर्णायक फैसला लेते हैं। राजेंद्र चोल ने वो किया जो किसी भारतीय राजा ने उनसे न पहले किया था न कभी बाद में हुआ। उन्होंने भारत की सबसे बड़ी समुद्री सेना को 2000 किलोमीटर दूर एक विदेशी साम्राज्य को तबाह करने के लिए भेज दिया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे उस भारतीय राजा के बारे में जिसने चीन में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए 2000 किलोमीटर दूर एक देश पर हमला किया था। आज जो हम आपको कहानी सुनाएंगे वो सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये उस दौर की दुनिया, व्यापार और ताकत की कहानी भी है। ये समझने के लिए कि एक भारतीय सम्राट ने कदम उठाया क्यों, हमें 1000 साल पीछे चलना पड़ेगा। साल था 1014 या 1014 कह लीजिए आप। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के किनारे तंजौर शहर में एक अजूबा खड़ा किया गया। ये राजराजेश्वरम मंदिर था, जिसे आज बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से आप जानते हैं। 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बना ये मंदिर एक ऐलान था ताकत का, सत्ता का। इसे बनवाया था चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने। राजराजा यानी राजाओं के राजा। चोल सम्राट सचमुच इस नाम को जीते थे। उन्होंने एक बिखरे हुए राज्य को एक साम्राज्य में बदला था। उन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका और मालदीव तक की जमीन को अपने पैरों तले रौंदा भी था। लेकिन हर महान राजा का एक वक्त होता है। 1014 में राजराजा प्रथम की मृत्यु होती है और गद्दी पर बैठते हैं उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम। सोचिए राजेंद्र चोल पर कितना प्रेशर रहा होगा जब आपके पिता ही राजाओं के राजा होते हों, जब उन्होंने एक ऐसा मंदिर बनवा दिया हो जो दुनिया के अजूबों में तब गिना जाता हो, तो आप यानी उनके बेटे अपनी पहचान अलग कैसे करेंगे। राजेंद्र चोल सिर्फ अपने पिता की जमीनें संभालने के लिए लेकिन पैदा नहीं हुए थे, वो अपने पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते थे। तो राजराजा ने दक्षिण को जीता और उनके बेटे राजेंद्र चोल ने उत्तर की ओर देखा। उन्होंने अपनी जबरदस्त फौज को इकट्ठा किया और उत्तर भारत पर चढ़ाई की। चोल सेनाएं हजारों किलोमीटर दूर अनजान इलाकों में जाकर लड़ी। वो लड़े, उन्होंने कलिंग को जीता, उड़ीसा को पार किया, बंगाल तक पहुंच गए और वहां उन्होंने पाल वंश के राजा महिपाल को हराया। राजेंद्र चोल का मकसद उत्तर भारत पर कब्जा करना नहीं था, उनका मकसद था एक मैसेज देना। उन्होंने अपने सेनापतियों को हुक्म दिया कि वो पवित्र गंगा नदी से पानी इकट्ठा करें और फिर वो उस गंगा जल को हजारों घड़ों में भरकर एक विजयी सेना के तौर पर वापस दक्षिण लौटें। इस जीत का जश्न मनाने के लिए राजेंद्र चोल ने एक नई भव्य राजधानी बनाने का फैसला किया। आप सोचिए साम्राज्य कितना ताकतवर है, इतने बड़े कैंपेन्स को वो रन कर रहे हैं और उनके पास में कितना पैसा है कि एक नई कैपिटल वो बनवा ले रहे हैं। इस कैपिटल का नाम रखा गया गंगईकोंडा चोलपुरम, यानी वो शहर जिसे गंगा को जीतने वाले चोल राजा ने बसाया। अब वो सिर्फ राजेंद्र चोल नहीं थे, वो गंगईकोंडा चोल थे। जमीन पर उन्हें कोई चुनौती देने वाला बचा नहीं था, स्पेशली साउथ ऑफ गंगा। लेकिन राजेंद्र चोल की नजरें अब जमीन पर नहीं थी, उनकी नजरें समंदर पर थी। उस दौर में असली पैसा जमीन पर नहीं समंदर में था। तब अब यही बात सच है। अब समुद्र का एक ही मालिक था, तब श्री विजय साम्राज्य। ये नाम आज का जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा और थाईलैंड का इलाका है उस हिस्से का था। अगर राजेंद्र चोल जमीन के शेर थे तो श्री विजय समुंदर का मालिक था। साम्राज्य के नाम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करते थे
और उस ज़माने में ये एक नेचुरल स्वेज कनाल की तरह था जहाँ से आपको पास होना पड़ेगा अगर आपको चाइना से इंडिया आना है। भारत से चीन जाने वाला हर जहाज श्रीविजय को टैक्स दिए बिना पास नहीं कर पाता था। अब ये टोल टैक्स कौन चुका रहा था? पैसा सीधे सम्राट चोल की जेब से नहीं जाते थे, ये पैसे देने पड़ रहे थे उन लोगों को जो असल में उन जहाज़ों के मालिक थे, जो अपनी जान और पैसा दांव पर लगाकर चाइना के साथ व्यापार करते थे। लगभग 500 लोगों का एक ट्रेडिंग ग्रुप था, छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। उस दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक ज़बरदस्त MNC थी और ये थे तमिल व्यापारी। उनके पास अपने जहाज़ों के बेड़े थे, अपनी भाड़ी की सेनाएं थी, मर्सनरीज रखते थे, क्योंकि अपनी फ़ौज कहाँ कहाँ ले जाएंगे वो लोग, तो वो रेंट किया करते थे। गेम ऑफ थ्रोन्स को याद कीजिए आप। इन्होंने चोल साम्राज्य की रीढ़ बनाने का काम किया, एक तरह से वही रीढ़ हो गए। इन्हें चीन से व्यापार करना था, उन्हें चीन का शानदार रेशम चाहिए था, चीनी मिट्टी के बर्तन चाहिए थे, लेकिन एक चीज़ थी जिसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा थी उस वक्त, और वो थी कपूर। भारत के मंदिरों में, स्पेशली साउथ में, बहुत बड़े बड़े मंदिर तब बन रहे थे। पूजा के लिए बेहतरीन क्वालिटी का कपूर चाहिए था, तब सिर्फ सुमात्रा के जंगलों में मिलता था, और उन जंगलों पर श्रीविजय का कब्जा था। यानी श्रीविजय के पास वो माल था जो चोलों को चाहिए था, और उनका उस रास्ते पर कंट्रोल था जो चीन तक जाता था। अब ये रिश्ता काफी समय तक बहुत पॉजिटिव नोट पर चला। राजेंद्र चोल के पिता राजराजा प्रथम के दौर में श्रीविजय के राजा ने दोस्ती गहरी करने के लिए भारत के एक बंदरगाह नागापट्टिनम में एक भव्य बौद्ध मठ भी बनवाया था, जेस्चर के तौर पे। लेकिन फिर श्रीविजय का राजा लालची हुआ। खास तौर पर केदाह के राजा की यह प्रॉब्लम थी, जो श्रीविजय साम्राज्य का तब एक अहम हिस्सा होता था। उसने तमिल व्यापारियों को परेशान करना शुरू किया, टैक्स बढ़ा दिया, जहाज़ों को रोकने लगे, ये परमिट लाओ, वो परमिट लाओ। तमिल व्यापारियों ने वापस आकर राजेंद्र चोल से शिकायत की कि भाई हमारी तो उनसे ये बात चल रही थी, अब ये तंग करते हैं, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं, परमिशन मांगते हैं। ये एक गंभीर ट्रेड डिस्प्यूट बना तब इंटरनेशनल स्केल का। लेकिन अभी तक जंग का कारण ये नहीं बना था। राजेंद्र चोल एक व्यापारी के कहने पर एक दूसरी कंट्री को अटैक तो नहीं कर सकते थे, उनको एक बड़ी वजह चाहिए थी, और ये जो बड़ी वजह थी उन्हें 2 जगहों से मिली। पहली शिकायत आई कंबोडिया के अंकोर साम्राज्य से। अंकोर के राजा ने राजेंद्र चोल के दरबार में एक शानदार शाही रथ तोहफे में भेजा, और साथ में एक शिकायत भी की कि महाराज, श्रीविजय का जो राजा है हमको भी परेशान करता है। राजेंद्र चोल ने उनकी बात को नोट कर लिया, सुन लिया। असली तमाचा, जो असली बेइज्जती थी, लेकिन वो चीन में हुई। साल था 1015 का। चोल साम्राज्य के एम्बेसडर्स का एक बड़ा जत्था चीन गया। उनके लीडर का नाम था चोल समुद्रन, यानी चोलों का समुद्र। वो चीन के सम्राट जेनजोंग के दरबार में पेश हुए और अपने शहंशाह राजेंद्र चोल की ताकत और दौलत का सबूत लेकर पेश हुए। उस समय के चीनी दरबारियों ने लिखा है कि तोहफे में 844 किलोग्राम मोती, 60 हाथी के दांत और 38 किलोग्राम कीमती लोबान शामिल थे। मैसेज बहुत क्लियर था कि जो चोल साम्राज्य है चीन की बराबरी का है, हम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आपको दे सकते हैं। चीन के सम्राट ने बड़ा सम्मान किया, उनको बिठाया, खिलाया पिलाया। और उसी दरबार में बातचीत के दौरान चोल दूतों को एक ऐसी बात पता चली जिससे उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि उनसे कुछ साल पहले श्रीविजय के राजा ने भी अपने एम्बेसडर्स भेजे थे, और उस मुलाकात में श्रीविजय के राजा ने चीनियों से एक सफेद झूठ कहा था। श्रीविजय के राजा ने यह दावा किया था चीनियों के सामने कि वो चोल साम्राज्य का मालिक है, ना कि द अदर वे राउंड। कौन किसको टैक्स दे रहा है, बात को उल्टा कर दिया। और यह भी कहा कि महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल उसका एक जागीरदार है ना, वसाल जिसको बोलते हैं। ये एक जियोपॉलिटिकल स्लैप था। राजेंद्र चोल, गंगईकोंडा चोल, जिसने उत्तर भारत के राजाओं को झुका दिया, जिसने एक मैसेज देके फिर उसकी फौज लौट भी आई कि हम इतनी ताकत रखते हैं बट वी डोंट वांट टू कॉलोनाइज। उस महान शहंशाह को एक छोटा सा मलेशियन राजा चीन के सम्राट के सामने अपना नौकर बता रहा था। अब श्रीविजय का राजा संभवतः ये झूठ इसलिए बोल रहा था ताकि चीनियों की नजर में बड़ा बन सके और भारत चीन व्यापार का सारा फायदा वो खुद उठा ले। जब चोल दूतों ने दरबार में बात सुनी तो वो सन्न रह गए। बात सिर्फ झूठ नहीं थी, उनके सम्राट की शान पर सीधा हमला था, बेइज्जती फील हुई उन्हें। चोल दूतों के लीडर चोल समुद्रन ने फिर फैसला किया कि अब एम्बेसडर्स लौटेंगे, क्योंकि ये बात जल्द से जल्द सम्राट तक पहुंचानी पड़ेगी कि इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन आप विडंबना देखिए, चोल समुद्रन कभी भारत वापस नहीं लौट पाए।
चीन में ही उनकी बीमारी से मौत हुई और चीनी सम्राट ने ससम्मान उन्हें वही दफनाने का हुक्म भी दिया। लेकिन ये खबर उनके साथी दूतों के साथ वापस हिंदुस्तान आई और जब यह खबर राजेंद्र चोल तक पहुंची तब सारी तस्वीर साफ हो गई। अब सिर्फ ये ट्रेडर्स का झगड़ा नहीं था कि किसने किससे परमिट मांगा, किसने किससे पैसा ज़्यादा लिया। चोल दरबार में चर्चा हुई कि क्या करना चाहिए और तब राजेंद्र चोल ने भरे दरबार में कहा कि समुद्र पार के उस कड़ाई को जला देंगे। जैसा पहले बताया, श्रीविजय की राजधानी का नाम केदाह था, जो तमिल शब्द कड़ाई जैसा लगता है, जिसका मतलब कड़ाही ही होता है। श्रीविजय को शायद इस गुस्से का अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग गए हैं तो ये सुन के आए होंगे। उन्होंने हालत को संभालने की कोशिश की। नागपट्टिनम के एक मंदिर को भगवान शिव की अर्धनारीश्वर की एक खूबसूरत मूर्ति तोहफे में भेजी, लेकिन माफ़ी बहुत छोटी थी, बहुत देर से आई थी। मूड खराब हो चुका था। राजेंद्र चोल अब बेइज्जती सहने के मूड में नहीं थे। राजेंद्र चोल की ताकत जमीन पर थी, एक लैंड पार थे, लेकिन उनका दुश्मन तो 2000 किलोमीटर दूर समंदर के उस पार था। श्री विजय पर हमला करने के लिए राजेंद्र चोल को एक बड़ी ताकतवर आर्माडा की जरूरत थी। नेवी भी हम नहीं कहेंगे उसे। आज कई लोग कहते हैं कि राजेंद्र चोल ने एक विशाल नौसेना बनाई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। इतिहासकार अनिरुद्ध कनिसेट्टी अपनी किताब लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी अ हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर में बताते हैं कि सच्चाई ये है कि चोल साम्राज्य के पास कोई स्थायी नौसेना होने का पक्का सबूत नहीं मिलता है। अब एक परमानेंट नेवी रखना, एक एक्सपीडिशनरी फौज को मेंटेन करना ओवरसीज बहुत महंगा होता है। पैसा चोल्स के पास बहुत था, लेकिन इतना पैसा वो खर्च करना नहीं चाहते थे क्योंकि लैंड बेस्ड कैंपेन ज़्यादा उनके होते थे। तो फिर राजेंद्र चोल ने क्या किया? उन्होंने जो किया वो एक स्थायी नौसेना बनाने से भी ज़्यादा क्लेवर कदम था। उन्होंने अपने व्यापारी दोस्तों को बुलाया मिलने, जो तब की ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप जो तमिल व्यापारी थे, वही गिल्ड जो श्री विजय के राजा से परेशान चल रहे थे। और उनके पास वो चीज़ थी जो राजेंद्र चोल को चाहिए थे, यानी कि जहाज़। व्यापारियों के पास हज़ारों बड़े मर्चेंट वेसल्स थे, एक्सपर्ट्स थे जो हाई सीज पर जहाज़ों को ऑपरेट करना, नेविगेट करना जानते थे। ये जहाज़ मालाबार टीक की मजबूत लकड़ी से बने थे और इन्हें लोहे की कीलों से नहीं बनाया गया था, नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि समंदर के पानी में गलते हैं। मैंने इसीलिए एक्सपर्ट्स कहा। नारियल की जटाओं से इनको बुना और बांधा जाता था ताकि समुद्री थपेड़ों को वो झेल भी सकें और कोरोजन का प्रॉब्लम ना रहे। राजेंद्र चोल ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फिर ऑफर सबके सामने रखा। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि जहाज़ आपके होंगे और फौज मेरी होगी। ट्रेडर्स इस प्लान के लिए तुरंत हो गए। उनके लिए सपना सच होने जैसा था। उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उनको अब खत्म होता नजर आ रहा था। तो राजेंद्र चोल को ना कोई पैसा खर्च करना पड़ा, ना सालों का इंतजार। उनकी जो नेवी थी रातों रात इस तरह तैयार हुई। साल था 1025 का। भारत का नागपट्टिनम बंदरगाह। हजारों की तादाद में चोल सेना के सबसे खतरनाक लड़ाकों को उन बड़े बड़े व्यापारिक जहाज़ों पर चढ़ाया जा रहा था। अब ये कोई आम व्यापारिक बेड़ा नहीं था, एक आर्माडा थी जो जंग के लिए रवाना हो रही थी। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। 2 हफ्तों से ज़्यादा समंदर में चलना था। चोल सैनिक ज़मीन पर लड़ने के आदी थे, तो जहाज़ों पर सी सिकनेस वगैरह हुई, तबीयत ख़राब हुई, तंग जगहों पर रहना पड़ा। खाने के लिए सूखा अदरक था, नींबू और आम का अचार था, चावल ही बस था। दूसरी तरफ श्री विजय इस आने वाले तूफान से पूरी तरह बेखबर था। श्री विजय के राजा को जब समुद्री बेड़े की खबर लगी तो उन्हें लगा कि शायद ये वही रोजाना का व्यापारिक बेड़ा है जो टैक्स देने आ रहा होगा। जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन जहाज़ों के अंदर रेशम और मसाले नहीं, बल्कि राजेंद्र चोल के सैनिक भरे हुए थे। जब चोलों का बेड़ा श्री विजय की राजधानी केदाह पहुंचा तो किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन इस बार जहाज़ों से रेशम के गट्ठर या मसालों की बोरियां नहीं उतरी। जहाज़ों के दरवाजे खुले और उनमें से हजारों की तादाद में चोल सैनिक बाहर निकले। लड़ने के इरादे से आए थे, लड़े भी। एक सरप्राइज अटैक हुआ केदाह पे। श्री विजय के राजा ने अपनी शाही हाथियों की फौज को लड़ने भेजा, लेकिन ये राजेंद्र चोल के वो सैनिक थे जो गंगा तक लड़कर वापस आए थे, मटकों में गंगा का पानी भर के। लड़ाई ज़्यादा देर तक इसलिए चली नहीं। केदाह शहर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। राजेंद्र चोल का हुक्म साफ था, शहर को तबाह करना है। श्री विजय के राजा को बंदी बनाया गया, लेकिन राजेंद्र चोल सिर्फ सोने चांदी के लिए आए नहीं थे, वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने आए थे। केदाह शहर में दाखिल होने के लिए 2 बड़े खूबसूरत और भव्य दरवाजे थे। एक था विजयधारा गेट और दूसरा था श्री विजय गेट, और ये श्री विजय की शान थे।
राजेंद्र चोल ने हुक्म दिया कि इन दोनों गेटों को उखाड़ो। चोल सैनिकों ने भारी भरकम गेट्स को उखाड़ा, जहाज़ों पर चढ़ाया और वॉर ट्रॉफीज की तरह उन्हें 2000 किलोमीटर दूर वापस हिंदुस्तान लेकर आए। राजेंद्र चोल ने उन गेट्स को अपनी नई राजधानी गंगईकोंडा चोलापुरम में फिर लगवाया भी। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझनी पड़ेगी। राजेंद्र चोल ने श्री विजय पर कब्जा नहीं किया, कॉलोनाइज नहीं किया उस जगह को, क्योंकि वो शासन करने गए नहीं थे। उनका मिशन क्लियर था कि श्री विजय की जो आर्थिक ताकत है उसको तोड़ देना, बेइज्जती का बदला लेना, ये इंश्योर करना कि दोबारा तमिल व्यापारियों को कोई दिक्कत यहाँ पे आए ना स्टेट्स ऑफ मलक्का में। तो मिशन उनका पूरा हो गया जंग में जीत के साथ। लेकिन इस जंग के असली विजेता थे तमिल व्यापारी। अब समंदर का रास्ता साफ था, उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर साफ हो चुका था। इस एक हमले ने साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदला। राजेंद्र चोल अब सिर्फ गंगा के विजेता नहीं रहे। इस जीत के बाद उन्होंने एक नया खिताब अपनाया, कदाराम कोंडा चोल, यानी वो चोल राजा जिसने केदाह को भी जीता। मलेशिया की लोक कथाओं में यह हमला इतना बड़ा सदमा था कि वो आज भी राजा चुलन की कहानियां सुनाते हैं। उनकी लोक कथाओं में ये दर्ज हो गया। वो कहते हैं कि ये राजा एक पंख वाले घोड़े पर बैठकर समंदर के नीचे से आया था। इस हमले का एक और सबूत आज भी मौजूद है। सिंगापुर में मिला एक पत्थर का टुकड़ा था जिसे द सिंगापुर स्टोन कहा जाता है। पत्थर अब टूट गया, लेकिन उस पर जो लिखावट मिली है, कई विद्वानों का मानना है कि वो तमिल भाषा है और शायद उस पर राजेंद्र चोल का ही कोई खिताब लिखा हुआ था। यानी राजेंद्र चोल ने वो कर दिखाया था जो उनसे पहले या उनके बाद कोई दूसरा भारतीय राजा नहीं कर सका। वो ज़मीन पर गंगईकोंडा चोल थे और अब समुद्र में कदाराम कोंडा चोल भी बन चुके थे। चोल साम्राज्य से जुड़ी ये शानदार कहानी आपके लिए कमल ने लिखी थी और इसे हमने कैमरे पर प्रेजेंट किया, और इस वीडियो को अलिफ लैला के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया निवी ने। आप देखते रहिए खबरगांव। अच्छा, हम लोगों ने जो मूवी देखी थी वो भी चोल डायनेस्टी पर थी ना, जो वो ऐश्वर्या राय वाली ना। हाँ, वो भी PS1 और PS2, PS1 PS2, हाँ, पुनीन सेल्वन। हाँ, बिल्कुल। कि वैसे अगर हम लोग देखें मलेशिया, सिंगापुर, आपको बहुत ज़्यादा तमिलियन वहाँ पर नज़र आते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग आप कह लो कि कम्युनिटी है वहाँ पर तमिलियंस की। और इसके अलावा जैसे हम लोग बात करें पूरी एक जो हम लोगों ने आज कहानी सुनी राजा के बारे में, देखा जाए तो मैं ये बात सोचती हूँ कि ना राजा महाराजाओं की सोच और एक आम इंसान की सोच बड़ी डिफरेंट होती है। यानी कि उन्होंने पहले जैसे अपने क्योंकि ये हकीकत है, अगर आपके पिता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं या वो बहुत सक्सेसफुल हैं तो उनके बच्चों पर एक बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, वैसे जो उन्होंने जो अचीव किया, इससे पहले भी मुझे लगता है कि हमने जो है ना एक वीडियो बड़ी देर पहले देखी थी जिसमें चोला साम्राज्य जो था उसके बारे में जो है बात की गई थी कि उन्होंने दक्षिण तो जीता ही जीता, लेकिन आर्किटेक्चर पे बेसिकली बात हो रही थी। उसके साथ साथ वो जो है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी जो है वो गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है अपने आप को जो है वो यानी कल्चर का जो एक इन्फ्लुएंस था वो वहाँ पर आया था। वो फिर इसी तरह आया होगा कि वो जो है वहाँ पर तमिलियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको रास्ता मिल गया, वहाँ पे सेटलमेंट्स होना शुरू हो गई और वो कल्चरल एक इन्फ्लुएंस जो है फिर वो आपको वहाँ का जो है वो दिखना जो है वो शुरू हो गया। वैसे अगर उस टाइम वो जो मलेशिया का भी जो दिखाया हुआ है वो उसने भी एक बड़ी अच्छी गेम खेली हुई थी कि भाई मैं राजा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ देखती हूँ कि उस टाइम के लिहाज से आपको पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट हर टाइम पर ना मतलब सेम ही नज़र आती है। सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी का ज़रा आप देख लो या तरीक़ेकार जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, बट एक चीज़ जो कॉमन मुझे नज़र आई है उस टाइम के लिहाज से भी और आज के भी, वो है समंदर। हाँ। ऐसा ही बोला जाता है भाई समंदर पर जो राज करेगा वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। भाई देखें, आप जब भी कहानियाँ ये सुनते हैं ना तो आपको एक चीज़ नज़र आती है, कहानियाँ सारों की सेम है, ठीक है, बस लेकिन सबने अपने सबका लेखक अलग है और सबके लेखक का अंदाज जो है ना वो अलग अलग जो है आपको नजर आता है कि भाई अपने अपने टैक्टिक्स से सारों मैसेज भी आपको चेंज नजर आता है। एक
नज़रिया जो आपको किसी एक जगह पर सुनाई दे रहा है, दूसरी जगह पर सेम स्टोरी को और नज़रिए से सुनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये चीज़ तो बिल्कुल मैं भी अग्री करूँगी, बट अगेन ये फिर इंसान की खुद की इंस्टिंक्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे फिल्टर करता है चीज़ों को। लेकिन खैर अगर मैं PS1 PS2 की बात करूँ तो मुझे तो वो मूवी भी बहुत पसंद है। हाँ, PS2 तो हमने वहीं पे देखी थी ना, मलेशिया में। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखने के बाद। क्या आपको इस हिस्ट्री के बारे में पता था और आप किस एंगल से इसको देखते हो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।